हेलो आरआरबी जेई मैकेनिकल एस्पिरेंट। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 4। हम लोग इसके पहले पार्ट 3 तक देख चुके हैं, लगभग 70 to 80 क्वेश्चन। हम लोग अब कुछ क्वेश्चन इसमें मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो कि बेस्ड होंगे सेकेंड लॉ पे, इफिशियंसी पे। कुछ क्वेश्चन सेकंड लॉ के स्टेटमेंट पे बेस्ड होंगे, एफिशिएंसी पे बेस्ड होंगे, केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट पे बेस्ड होंगे, क्लासियस स्टेटमेंट पे बेस्ड होंगे, और ऐसे ही कुछ सीओपी बेस्ड होंगे क्वेश्चन। ठीक है। चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जो आरआरबी जेई में पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन है द नेटवर्क आउटपुट ऑफ एनी हीट इंजन इज गिवन बाय। तो हीट इंजन का अगर बेसिक हम लोग देख लें, तो जो हीट इंजन होता है वो एक हायर टेम्परेचर से, एक हायर टेम्परेचर वाली रिजर्वायर से हीट इनपुट को लेता है, हीट इनपुट को लेता है। ये मान लीजिए कि ये हीट इंजन है। ये हायर टेम्परेचर वाले रिजर्वायर से हीट इनपुट लेता है और कुछ हीट लोअर टेम्परेचर वाले रिजर्वायर में रिजेक्ट करता है और उसके बदले हमको कुछ यूजफुल वर्क देता है, कुछ वर्क देता है। ठीक है। तो ये पूरा हीट इंजन का वर्किंग है एक तरह से, कि हायर टेम्परेचर से हीट इनपुट लेता है, लोअर पे रिजेक्ट करता है और उसके बदले कुछ वर्क हम लोग को देता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेट वर्क आउटपुट क्या होता है, नेट वर्क आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस सिस्टम में क्यू इन आ रहा है और क्यू आउट बाहर निकल रहा है और प्लस वर्क डन भी बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्यू इन माइनस क्यू आउट। इसी क्यू इन को क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, क्यू हायर, और क्यू आउट को क्या लिखा है, क्यू लोअर। तो क्या हो जाएगा, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। तो क्यू हायर माइनस क्यू लोअर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज द फंक्शन ऑफ। कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी जो होती है वो किसकी फंक्शन होती है। तो कार्नोट साइकिल को जो इफिशियंसी होती है सिर्फ और सिर्फ हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सिर्फ हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसमें कौन सा फ्लूइड है। ठीक है। तो ये इसकी इफिशियंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या, किस पे डिपेंड करती है, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर रेंज पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेट वर्क डन पर केजी ऑफ गैस इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज इक्वल टू। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के केस में नेट वर्क आउटपुट कितना होता है। ठीक है। तो पॉलीट्रोपिक के केस में हम लोग क्या देखेंगे, नेट वर्क आउटपुट कितना होता है। तो अगर हम लोग बारी बारी से चर्चा करें कि जो वर्क होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या होता है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होती है तो उस समय जो वर्क डन हो जाता है वो क्या होता है, जीरो आता है। किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए नहीं। ठीक है। क्लोज सिस्टम के लिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसके लिए जो वर्क डन हो जाता है वो क्या होता है, प्रेशर V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। ठीक है। वैसे ही अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है यानी कि PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है तो उस समय जो वर्क आता है वो आता है PV ln V2 अपॉन V1, ln V2 अपॉन V1। ठीक है। तो ये आ जाता है। उसके बाद जब PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो उस समय जो वर्क आता है वो आता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। और यही पॉलीट्रॉपी का केस हो जाता है।
यहाँ पे सिर्फ गामा को n से रिप्लेस कर देते हैं, तो इधर वर्क में भी क्या हो जाता है, गामा को केवल n से रिप्लेस कर देते हैं, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो ये सभी क्या है, वर्क है, क्लोज सिस्टम के लिए वर्क है। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए कौन सा वर्क है। तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Change in enthalpy of a system is the heat supply at चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सीधा सीधा इंथैल्पी का एक तरह से फॉर्मूला पूछ रहा है और उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ का ऑप्शन कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करते हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट टेम्परेचर पे या कांस्टेंट इंथैल्पी पे। तो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, तो इंथैल्पी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सीधे, जो डीएच होता है या जो एच होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई किए गए हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई किए गए हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला एम सी पी डेल्टा टी, एम सी पी डेल्टा टी। तो जो चेंज इन इंथैल्पी होती है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम सी पी डेल्टा टी। तो इसमें किस प्रोसेस पे होता है, तो कांस्टेंट प्रोसेस पे हीट एडिशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर, ये वाली ऑप्शन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, हीट हीट ट्रांसफर जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। वो किसके बराबर हो जाता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि U इक्वल टू होता है एम सी वी टी डेल्टा टी, अगर डेल्टा यू इधर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। और वी एच इक्वल टू हो जाता है एम सी वी डेल्टा एम सी पी डेल्टा टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द efficiency of the Carnot cycle may be increased most effectively by, efficiency of Carnot cycle may be increased most effectively by। तो कह रहा है कि कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी कब ज्यादा इफेक्ट रूप से बढ़ाई, मतलब कि बढ़ाई जा सकती है। तो इसकी इफिशियंसी कब बढ़ाई जा सकती है, हायर टेम्परेचर को इंक्रीज करके, हायर टेम्परेचर को डिक्रीज करके, लोअर टेम्परेचर को इंक्रीज करके, या लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज करके। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, है ना, तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हायर टेम्परेचर है वो कितना है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उससे हमारा रिजर्वायर हीट ले रहा, मतलब कि हीट इंजन उससे हीट ले रहा है और कुछ हीट को रिजेक्ट कर रहा है, और ये मान लेते हैं कि ये कितना पे है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, 200 केल्विन ही मान लेते हैं कि ये 200 केल्विन पे है, और कितना केल्विन पे है, 1000 केल्विन पे। ठीक है, और कुछ वर्क आउटपुट कर रहा है। तो हम लोग जब इफिशियंसी लिखते हैं, कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, n इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, टी लोअर अपॉन टी हायर। तो अगर अभी इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, 1 माइनस 200 अपॉन 1000, 1 माइनस 200 अपॉन 1000। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.2, यानी कि इफिशियंसी इसकी आ जाएगी 80%, या ऐसे लिखेंगे 0.8। ठीक है, इफिशियंसी इसकी अब भी कितनी आ रही है, 0.8 आ रही है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि हम लोग इसको टेम्परेचर को हाई या लो करके देखते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग पहले जो हायर टेम्परेचर 1000 था उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि 100 माइनस 100 को प्लस करके देखते हैं, क्योंकि बढ़ाने पे ही हो सकता है कि बढ़े, है ना। तो 100 को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1100 ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 100 को प्लस करके देखेंगे तो जो इफिशियंसी आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 200, अभी लोअर टेम्परेचर को कुछ नहीं किया। ठीक है, 1 माइनस 200 अपॉन 1100। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 से जब इसको हम लोग कटाएंगे तो 11 एकम 11, 1 माइनस
0.1, 11 कम 11 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 11 88 और 11 दूना 22, लगभग इतना होगा। इसको अगर हम लोग घटा लेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 0.92। ठीक है, ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, 92। ठीक है, इस दो को अगर नेगलेक्ट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट कितनी आ जाएगी, 90 82, सॉरी कितनी हो जाएगी, 82, कितनी हो जाएगी, 82। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 82। ठीक है, 82%, यानी कि पहले इफिशियंसी कितनी थी, 80% थी। अगर हम लोग हायर टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए या 100 केल्विन बढ़ा दिए तो अब इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 82% आ गई। कितनी आ गई, 82%। अब सेम हम लोग क्या करके देखते हैं, लोअर टेम्परेचर को कम करके देखते हैं उतना ही अमाउंट में। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर जो पहले कितना था, 200 था, उसमें से हम लोग 100 माइनस करके देखते हैं। तो अब ये लोअर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इफिशियंसी निकालेंगे, 1 माइनस 100 अपॉन 1000, 100 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.1, यानी कि 0.9। अब इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 90%। तो सेम अमाउंट का हीट, मतलब सेम अमाउंट में अगर हम लोग हायर टेम्परेचर को बढ़ाए हैं तो इफिशियंसी सिर्फ एक तरह से 2% बढ़ी है या उससे कम। लेकिन सेम अमाउंट में अगर लोअर टेम्परेचर को कम कर दिए हैं, लोअर टेम्परेचर को कम कर दिए हैं तो हमारी इफिशियंसी लगभग कितना इंक्रीज हो गई है, 10% इंक्रीज हो गई है। तो यही क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है और ऐसा क्वेश्चन बार बार बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या करने पे इफिशियंसी पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, इफिशियंसी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला कह रहा है कि इंक्रीज इन हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है होगी, इफिशियंसी बढ़ेगी हायर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। ठीक है, डिक्रीज इन हाईएस्ट टेम्परेचर, डिक्रीज करने का तो कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद इंक्रीज इन लोएस्ट टेम्परेचर, इंक्रीज करने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, अब बात बचता है कि डिक्रीज इन लोएस्ट टेम्परेचर, तो जब हम लोएस्ट टेम्परेचर को डिक्रीज किए हैं सेम अमाउंट में तो जो इफिशियंसी है वो ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बार बार इसी कंसेप्ट में बनाया है, आगे भी मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, यानी कि लोअर टेम्परेचर को अगर हम कम करते हैं तो उससे ज्यादा इफिशियंसी में इनहेंस होगा, ज्यादा इफिशियंसी मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड लॉ के दो स्टेटमेंट होते हैं, एक स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट है क्लासियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या करता है कि ये हीट इंजन के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, हीट इंजन के बारे में। क्लासियस स्टेटमेंट किसके बारे में बात करता है, हीट पंप के बारे में बात करता है। केल्विन प्लांक क्या कहता है, कहता है कि एक ही रिजर्वायर से हीट लेके सेम अमाउंट का वर्क कोई भी इंजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, यानी कि ये इंजन के बारे में बात कर रहा है। ये क्या कहता है कि हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हम बिना कोई वर्क इनपुट लिए नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी कि ये हीट पंप के बारे में बात कर रहा होता है और ये केल्विन प्लांक जो है हीट इंजन के बारे में बात कर रहा होता है। और जो PMM2 होता है, PMM2 प्रीपोचुअल मोशन मशीन 2, उसको वायलेट कौन करता है, केल्विन प्लांक ही, क्योंकि ये PMM कहता है कि सिंगल रिजर्वायर से हीट लेंगे और उतना ही वर्क हम प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा बात केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट का और क्लासियस स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू, तो किसके लिए एप्लीकेबल है, हीट इंजन के लिए। ठीक है, किसके लिए, हीट इंजन के लिए। क्लासियस होता तो कौन सा आंसर हो जाता है, हीट पंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ट्रू फॉर हीट इंजन, हीट इंजन के लिए क्या सही है। इफिशियंसी ऑफ ऑल इंजन इज सेम, ऐसा नहीं हो सकता है, इफिशियंसी ऑफ ऑल इंजन इज सेम नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन इज सेम, हो सकता है पार्शियली सही है। ठीक है,
इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन इज सेम, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन होता है कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर कोई भी रिवर्सिबल साइकिल वर्क करे, कोई भी हीट इंजन चाहे वो किसी भी साइकिल में वर्क करे, चाहे कार्नोट साइकिल हो, एरिक्सन साइकिल हो, एटिक्सन साइकिल हो, जूल साइकिल हो, कोई भी साइकिल हो जो आइडियल साइकिल होती है, अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क करे तो उसकी इफिशियंसी क्या आएगी, सेम आएगी। उसकी इफिशियंसी क्या आएगी, सेम आएगी। कोई भी रिवर्सिबल साइकिल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट इज सेम। ठीक है, तो ऑल रिवर्सिबल इंजन, कोई भी इंजन हो, ऑल रिवर्सिबल इंजन, अगर टी हायर और टी लोअर टेम्परेचर उसके लिए सेम है तो उसकी इफिशियंसी हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि उस समय उसकी इफिशियंसी हो जाती है 1 - टी लोअर अपॉन टी हायर। तो ये सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, और ये सेम रहेगा तो सबकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, ये तो सही बात है ना। वर्क जो होता है क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी होता है। हीट जो होता है वो क्या होता है, लो ग्रेड एनर्जी होता है ना, लो ग्रेड होता है। और वर्क क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी होता है। पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन पूरे के पूरे वर्क को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, यस सही है। वर्क एंड हीट आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रॉम द एनर्जी, नॉट इक्विवेलेंट यानी कि बराबर नहीं है। ठीक है, सही बात है कि वर्क को तो हीट में पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को हम पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद वर्क एंड, तो ये सही बात है ना, इक्विवेलेंट नहीं है तो ये सही बात है। आगे है, हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, ये भी सही बात है, हीट क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है। हीट इज हाई ग्रेड एनर्जी, यही क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो हमसे पूछ रहा था कि गलत कौन है, तो हीट इज हाई ग्रेड एनर्जी यही क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इतना। What is the change in entropy associated with the evaporation? इवोपरेशन के दौरान इंट्रोपी में चेंजेज कितना आएगा, तो इंट्रोपी में चेंजेज, लेटेंट हीट यानी कि Q बाहर जा रहा है, Q आउट हो रहा है ना। लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, ओके, इवोपरेशन हो रहा है यानी कि Q इसमें इनपुट हो रहा है, तो Q इनपुट को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। उसके बाद और टेम्परेचर कितना है 100, तो हम लोग जानते हैं एंट्रोपी इक्वल टू क्या होती है, Q बाई टी। एंट्रोपी इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। और Q इनपुट होगा तभी तो इवोपरेशन होगा, तो कितना Q इनपुट हो रहा है, तो वो LH के बराबर है, लेटेंट हीट के बराबर है। तो लेटेंट हीट बाई टी, कितना लेटेंट हीट है, 2560 किलो जूल पर केजी। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया दे रखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम लोग उसमें चेंज करेंगे केल्विन में, तो कितना हो जाएगा, 373 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 373। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 373 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक तरह से हम इसको ओवरऑल ले लेते हैं, 400 है ना, 400 ले लेते हैं थोड़ा सा ऐसे कटाने के लिए, तो 4 6 24 है ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 6 24, 4 एकम 4, लगभग क्या है 6 आना चाहिए, मतलब पहला जो पॉइंट है 6 और पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसमें इतना नियर अबाउट ऑप्शन नहीं बनाया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, isothermal and adiabatic process are identical at, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आर आइडेंटिकल एट, तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है उसमें होता है पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये दोनों के दोनों सेम कब होंगे, ये दोनों के दोनों सेम कब होंगे, तो या तो ऐसा हो कि जो गामा है वो क्या हो जाए,
1 के इक्वल हो जाए। अगर गामा 1 के इक्वल हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, पी भी इक्वल टू सी हो जाएगा, है ना। यही हो सकता है। गामा 1 होने का मतलब क्या है, गामा 1 होने का मतलब क्या है कि गामा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, गामा इक्वल टू होता है सीपी बाई सीवी। गामा इक्वल टू क्या होता है, सीपी बाई सीवी। सीपी बाई सीवी होने का मतलब क्या है कि गैस के लिए हम लोग जानते हैं कि सीपी क्या होता है, बड़ा होता है सीवी से। लेकिन गामा इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है कि सीपी क्या हो, बराबर हो सीवी के। सीपी बराबर हो सीवी के, और इसका मतलब कि सी हो केवल। तो सी तो केवल तब होता है जब कोई सॉलिड बॉडी होती है या लिक्विड होती है ना। सॉलिड और लिक्विड के ही केस में जो स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है, केवल सी होता है, मतलब एक ही वैल्यू होती है। लेकिन गैसेस के केस में जो सी होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कुछ और होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ और होता है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ये दोनों प्रोसेस सेम तभी हो सकते हैं जब गामा की वैल्यू 1 हो। गामा की वैल्यू 1 मतलब कि Cp इक्वल टू Cv हो। Cp इक्वल टू Cv मतलब कि वो एक तरह से सॉलिड जैसा बिहेव करे, यानी कि उसमें कोई भी उसके मॉलिक्यूल का मोशन ना हो उस गैस के। ठीक है। तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब वो क्रिटिकल, मतलब वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे चला जाए। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर को बोलते हैं, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो इतना टेम्परेचर पे जो भी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जहां के तहां ही रह जाएंगे, वो एकदम स्टॉप हो जाएंगे। यानी कि जो गैस है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, सॉलिड जैसा। किसके जैसा बिहेव करेगा, सॉलिड जैसा बिहेव करेगा। ठीक है। तो जब सॉलिड जैसा बिहेव करेगा तो उसके लिए जो सीपी और सीवी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि उसी समय एक ऐसा को केस हो सकता है जब एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो, सेम हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है एक, द फर्स्ट कार्नोट इंजन वर्क अंडर द टेम्परेचर बिटवीन T1 एंड T2 एंड द सेकेंड कार्नोट इंजन वर्क अंडर T2 एंड T3। दो कार्नोट इंजन है ना। दो कार्नोट इंजन हैं, अलग अलग टेम्परेचर में वर्क कर रहे हैं। जैसे पहला जो कार्नोट इंजन है, पहला जो कार्नोट इंजन है वो किसके किसके बीच में काम कर रहा है, तो T1 और T2 के बीच में। ठीक है, T1 और T2 के बीच में। दूसरा जो कार्नोट इंजन है वो किसके बीच में काम कर रहा है, T2 और T3 के बीच में। दूसरा कार्नोट इंजन काम कर रहा है T2 और T3 के बीच में। ठीक है। ये कुछ वर्क दे रहा होगा W2 और ये कुछ वर्क दे रहा है W1। अब क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एबव मेंशन कार्नोट इंजन फॉर द सेम वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट क्या है, सेम है। ठीक है। तो एक तरह से तो ये दो कंडीशन होती है, उसके लिए याद कर लेना होता है। लेकिन चलिए पहले इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद इसको याद कर लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखा जाएगा नेक्स्ट टाइम से। तो इसमें क्या कह रहा है कि वर्क इनपुट क्या है, वर्क आउटपुट जो है वो क्या है, सेम है। तो अगर हम लोग वर्क आउटपुट निकालते हैं पहले वाले केस के लिए, तो यहाँ पे Q इन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे Q क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। लेकिन चूंकि ये कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन है, तो Q जो होता है प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि Q T के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हम लोग इसे लिखना चाह रहे हैं Q इन बाई Q आउट, अगर ऐसे लिखना चाह रहे हैं Q इन बाई Q आउट, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं T हायर अपॉन T लोअर। ठीक है। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T हायर अपॉन T लोअर। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग W को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो W को हम लोग लिख सकते हैं Q इन माइनस Q आउट। Q इन माइनस Q आउट। और Q इन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T हायर माइनस T लोअर। Q आउट को क्या लिख सकते हैं, T लोअर। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं W2 को लिख सकते हैं
क्यू, इसके लिए जो क्यू इन है तो वो किस पे आ रहा है, T2 पे आ रहा है ना, क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे T2 माइनस T3। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि वर्क डन दोनों क्या है, सेम है, यानी कि W1 इक्वल टू क्या है, W2 है, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे टी हायर को क्या लिखा है, T1, और टी लोअर को क्या लिखा है, T2, यानी कि T1 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T3। हालांकि ऑप्शन यही बनाया है, T1 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T3। तो यहाँ पे तो ऑप्शन के लिहाज से यही सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग आगे इसका कुछ एनालिसिस भी कर लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, T2 को एक साइड लेके आते हैं तो T1 प्लस T3 इक्वल टू 2T1, 2T2 कितना हो जाएगा, 2T2, ठीक है। एक मिनट, 2T2। तो यहाँ से T2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा T1 प्लस T3 बाई 2। तो ये एक तरह से क्या आ गया, एवरेज आ गया, एवरेज आ गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, एपीजीपी में जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं या कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, वही एक तरह से ये आ गया अर्थमेटिक मीन, T1 प्लस T3 बाई 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ये कब आया, जब वर्क डन, दोनों इंजन का वर्क डन क्या था, सेम था। ये कब आया, जब जो दोनों इंजन का वर्क डन सेम था। अब यही क्वेश्चन एक और घुमा के पूछता है कि क्या हो अगर दोनों की इफिशियंसी सेम हो, क्या हो अगर दोनों की इफिशियंसी सेम हो। तो ध्यान रखना है कि वर्क डन के केस में क्या आया, अगर वर्क डन सेम हो तो T1 प्लस T3/2 के बराबर बीच वाला टेम्परेचर हो जाता है। T2 जो होता है वो T1 प्लस T3/2 हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि इफिशियंसी सेम हो, तो देख लेते हैं कि इफिशियंसी सेम के केस में क्या होता है। तो यहाँ पे कई बार पूछता है कि जो वर्क डन सेम है उसके केस में क्या आता है, अर्थमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है। तो इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो कई बार ऐसे भी ऑप्शन बनाता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ऐसे करके एमजीएम करके, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है कि अब सेम केस रह देगा, है ना, दो हीट इंजन देगा, वो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम भी करेगा, लेकिन इस बार जो इफिशियंसी होगी उनकी वो क्या हो जाएगी, सेम होगी। इस बार उनकी इफिशियंसी सेम देगा, ठीक है। तो इफिशियंसी जब उनकी सेम देगा तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो जब इफिशियंसी अगर हम लोग इसका लिखेंगे, N1 इफिशियंसी लिखेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाता है, 1 माइनस टी हायर, टी लोअर अपॉन टी हायर, टी लोअर अपॉन टी हायर। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस टी हायर कितना है, टी लोअर कितना है, T2 है, और ये कितना है, T1 है, T2 है, T1 है। इसको अगर एक तरह से हम लोग सॉल्व करें या इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये इफिशियंसी आ गई N1। वैसे ही अगर इफिशियंसी हम N2 देखेंगे तो इसके केस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी लोअर, इसके लिए क्या है, T3 है, टी लोअर इसके लिए क्या है, T3 है। तो 1 माइनस T3 बटा में टी हायर, इसके लिए क्या है, T2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इस बार क्या कहेगा कि इसकी इफिशियंसी सेम है, इस बार क्या कहेगा कि इसकी इफिशियंसी क्या है, सेम है, यानी कि N1 इक्वल टू N2 है, N1 इक्वल टू N2 है। तो N1 हमारा क्या आया है, 1 माइनस T2 अपॉन T1, और N2 क्या आया है, 1 माइनस T3 अपॉन T2, ठीक है। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा T2/T1 इक्वल टू T3/T2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा, T2 स्क्वायर इक्वल टू
T1 इंटू T3 और T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर T1 इंटू T3, रूट अंडर T1 इंटू T3। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो जब इफिशियंसी इक्वल होगी, जब दो कार्नोट इंजन ऐसे वर्क करेगा T1 T2 टेम्परेचर के बीच में, तो जब उनकी इफिशियंसी इक्वल होगी, तो जो बीच वाला टेम्परेचर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट T1 इंटू T3 के। और जब उनकी वर्क सेम होगा, तो उस समय जो AM आ जाएगा और उस समय जो T2 आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो T1 प्लस T3/2 के। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वैसे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डायरेक्ट ये बी नंबर ऑप्शन दे रखा था एक ही लाइन से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एन इन्वेंटर स्टेट दैट द न्यू इंजन ही इन्वेंटेड रिजेक्ट्स 30% ऑफ हीट इट ऑब्जर्व फ्रॉम द रिजर्वायर। ठीक है, पहले इतना को समझ लेते हैं। एक इन्वेंटर है, वो एक ऐसा हीट इंजन इन्वेंट किया है जो कि हायर टेम्परेचर से जितना भी हीट ले रहा है ना, हायर टेम्परेचर से जितना भी हीट ले रहा है उसका 30% रिजेक्ट कर दे रहा है, 30% रिजेक्ट कर दे रहा है। यानी कि एक तरह से मान लेते हैं कि अगर 100 हीट ले रहा है, यहाँ से 100 हीट ले रहा है, तो कितना रिजेक्ट कर रहा है, 30 रिजेक्ट कर दे रहा है लोअर टेम्परेचर पे। यानी कि कितना वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा होगा, तो 70। यानी कि एक तरह से इसकी इफिशियंसी कितनी है, 70% है। ठीक है, ये यहां तक का मतलब हो गया। अब आगे कह रहा है, while the temperature of the source and sink are maintained at 500 केल्विन एंड 200 केल्विन। सिंक और सोर्स का जो टेम्परेचर है वो कितना कितना मेंटेन है, 500 केल्विन हायर टेम्परेचर है, और लोअर टेम्परेचर कितना है, 200 केल्विन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंजन, दुनिया का कोई भी इंजन, उसकी इफिशियंसी कारनोट के इफिशियंसी से अधिक नहीं हो सकती है। उसके इक्वल तब होगी जब वो रिवर्सिबल होगा, या उससे कम ही होगी। तो हम लोग कारनोट के इफिशियंसी से क्या करते हैं, कंपेयर करा लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कारनोट की इफिशियंसी निकालना चाहें, कारनोट इफिशियंसी, तो 1 - T लोअर अपॉन T हायर इक्वल टू 1 - T लोअर कितना है, 200, T हायर कितना है, 500। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पंजों का बीस 0.4, 1 - 0.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6, यानी कि ये इफिशियंसी कितनी आ रही है, 60%। तो जब कारनोट की ही इफिशियंसी 60% है, तो ये भाई साहब कैसे दावा कर रहे हैं कि मेरा जो इंजन है उसकी इफिशियंसी 70% है। ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या ये जो बनाया है वो इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कारनोट इंजन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कारनोट इंजन की इफिशियंसी तो अभी निकाले तो कितने है, 60% आया। ना कार्नोट हो सकता है, ना जूल हो सकता है, ना स्टिरलिंग हो सकता है, ना एटिक्सन हो सकता है, ना एरिक्सन हो सकता है ना, क्योंकि सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में इनकी जो इफिशियंसी होती है कार्नोट साइकिल के ही इफिशियंसी के बराबर होती है, जो कि 60% होती। ठीक है, जबकि इसकी इफिशियंसी कितनी है, 70% है। तो ये इम्पॉसिबल साइकिल है, क्या है, ये इम्पॉसिबल इंजन है। यानी कि सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बनाया है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि while working as a heat engine the efficiency is 40%, if the cycle is reversed and made into a heat pump what is the coefficient of performance of the heat pump। ठीक है, तो इफिशियंसी दे रखी है एक हीट इंजन की, हीट इंजन की इफिशियंसी होती है। जो इंजन होता है उसका हम लोग जो परफॉर्मेंस चेक करते हैं, या वो कैसे वो अच्छा है या बुरा है, उसका हम लोग देखते हैं किस आधार पे, इफिशियंसी के आधार पे। मतलब कितना अच्छा है कितना कमजोर है वो किस आधार पे देखते हैं, इफिशियंसी के आधार पे। लेकिन जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होती है, जैसे हीट पंप हो गया, या रेफ्रिजरेशन पंप, रेफ्रिजरेशन हो गया, है ना, रेफ्रिजरेंट हो गया, तो ये जो होता है
रेफ्रिजरेशन मशीन हो गया, हीट पंप हो गया, तो इनको हम लोग देखते हैं कि ये कितना कम वर्क इनपुट लेके कितना ज्यादा हमको आउटपुट दे रहा है, मतलब कि कितना हमारे काम लायक डिजायर काम कर रहा है, मतलब हमारे हिसाब से कितना ज्यादा हमारे कामों पे खरा उतर रहा है। यानी कि हीट पंप से हम लोग को क्या चाहिए होता है कि हीट दे, तो कितना कम वर्क इनपुट लेके हमको कितना ज्यादा हीट दे रहा है। रेफ्रिजरेशन से क्या चाहिए, हमको ठंडापन चाहिए, मतलब कि वो फ्रीज करे, तो कितना वर्क इनपुट लेके कितना जल्दी फ्रीज कर दे रहा है, तो वो मतलब कि कितना रिजेक्ट कर दे रहा है, कितना आउट कर दे रहा है। तो इसका हम लोग सीओपी देखते हैं, जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होती है जिसमें वर्क लेता है उसका हम लोग क्या देखते हैं, सीओपी देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है उसका हम लोग क्या देखते हैं, इफिशियंसी देखते हैं। तो जो हीट इंजन होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीओपी ऑफ हीट पंप से। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, इसको याद रख लेना है। वैसे हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना, टी हायर और टी लोअर ऐसे करके, तो उससे भी आ जाएगा। और वैसे डायरेक्ट हम इसको याद रख लेते हैं कि जो इफिशियंसी होती है हीट इंजन की, अगर उसी को हम लोग उलट देते हैं, उसी को हम लोग उलट देते हैं, तो वो क्या आ जाती है, हीट पंप की सीओपी आ जाती है। क्या आ जाती है, हीट पंप की सीओपी आ जाती है। ठीक है। तो इफिशियंसी कितनी है, 40% है, 40% है। तो इसको अगर हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100/40। ठीक है, 100/40 को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, तो इसका सीओपी कितना आ जाएगा, 2.5। ठीक है। अगर हम लोग ऐसे देखना चाहें कि हीट पंप में मतलब ऐसे कैलकुलेशन करना चाहें थ्योरेटिकली, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट याद रखना है कि हीट पंप की जो इफिशियंसी होती है वो, हीट पंप का जो सीओपी होता है वो हीट इंजन के इफिशियंसी के इन्वर्सली होती है। ठीक है, मतलब उल्टा होता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखना चाहें तो हीट पंप का काम क्या है कि ये हमारा रूम का टेम्परेचर है, उसमें और हीट लाके दे दे, और हीट लाके दे दे। कोई ये हीट पंप है, ये बिजली खाएगी यानी कि वर्क इनपुट लेगी, और बाहर के हीट को, बाहर के हीट को हमारे अंदर आके छोड़ देगी, और ये हमारे रूम के अंदर आके छोड़ देगी। ठीक है। तो हम लोग को डिजायर क्या है इसमें, डिजायर है ये क्यू आउट। डिजायर क्या है, क्यू आउट। क्यू आउट मतलब कि टी हायर, क्यू आउट मतलब कि टी हायर। ठीक है। और वर्क कितना देना पड़ रहा है, ये डब्लू, डब्लू, तो डब्लू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तरह से पहले एक बार लिख दिया जाए, क्यू आउट बटा में डब्लू। ठीक है, क्यू आउट बटा में डब्लू, ये जो उसमें जा रहा है, मतलब हीट में जो क्यू आउट हो रहा है वो बटा में डब्लू। तो डब्लू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आउट बटा में डब्लू। डब्लू को क्या लिख सकते हैं, तो ये प्लस ये मिलके ये हो रहा है, यानी कि क्यू आउट जो है वो क्यू इन प्लस डब्लू मिलके हो रहा है, तो डब्लू इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू आउट माइनस क्यू इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू आउट माइनस क्यू इन। अगर इसको अगर टेम्परेचर से हम लोग रिप्लेस कर दें, तो टेम्परेचर से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आउट कितना टेम्परेचर पे हो रहा है, हायर पे, टी हायर अपॉन ये क्या है, टी हायर माइनस टी लोअर, टी हायर माइनस टी लोअर, यही क्या आ जाएगी, सीओपी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यही सीओपी आ जाएगी। ठीक है। अगर इसके इफिशियंसी की बात करें हम लोग, तो इफिशियंसी क्या होती है, यही अगर रिवर्स हम लोग कर दे, इसी साइकिल को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, तो इसकी इफिशियंसी क्या आ जाती है, वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो वर्क आउटपुट उस समय क्या आ जाता है, क्यू आउट माइनस क्यू इन, क्यू आउट माइनस क्यू इन, उस समय ये क्यू इन में बदल जाता है, अब बट्टा में वर्क। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाता है, हाँ वो वर्क अपॉन क्यू इनपुट। ठीक है, तो ये कितना पे है, हायर टेम्परेचर पे है, ये क्यू इन जो ये हो रहा है, क्यू इन एक तरह से वो लोअर टेम्परेचर पे है, और उसके बाद ये जो वर्कआउट, ये जो क्यू इन हो रहा है, क्यू इन वो कितना है, हायर टेम्परेचर पे है। तो एक तरह से इसको और इसको हम कंपेयर कराएं तो ठीक क्या है, एग्जैक्टली उल्टा है, एग्जैक्टली क्या है, उल्टा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो हीट पंप का सीओपी होगा वो कार हीट इंजन के इफिशियंसी के क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है।
अब रेफ्रिजरेशन का भी आसान है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन के केस में क्या कर लेंगे, जब हीट पंप का हम लोग सीओपी निकाल सकते हैं, तो हीट पंप के सीओपी में से हम लोग क्या कर लेंगे, सीओपी ऑफ हीट पंप में से एक घटा लेंगे, है ना। सीओपी ऑफ हीट पंप में से एक घटा लेंगे तो वो किसका सीओपी आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल का आ जाएगा, ठीक है। एक घटा लेंगे तो वो किसका आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a Carnot engine rejects half of its heat, यानी कि आधा हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो आधा को क्या कर रहा होगा, वर्क में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो उसकी इफिशियंसी पूछ रहा है कितना होगा, तो उसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 50%, है ना। 0.5 का मतलब कितना हो गया, 50%, यानी कि आधा को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि आधा काम कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। What is the amount of maximum work that can be extracted from a Carnot engine working between temperature of 100 Kelvin and 1000 Kelvin? ठीक है। तो वर्क मतलब एक तरह से इफिशियंसी, है ना। तो इफिशियंसी देख लेते हैं, इफिशियंसी इसकी कितनी आएगी, 1 - टी लोअर अपॉन टी हायर, 1 - टी लोअर अपॉन टी हायर, यानी कि ये कितनी आ जाएगी, 1 - 0.1 यानी कि 0.9, यानी कि इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 90%, है ना। 90% यानी कि ये 0.9 आ रहा है, परसेंटेज में 90%, ऐसे कितना आ रहा है, 0.9 आ रहा है, यानी कि जितना हीट ऑब्जर्व करेगा उसका 0.9 क्या दे देगा, वर्क आउटपुट दे देगा, ठीक है। उसका 0.9 वर्क आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कितना एक्सट्रैक्ट करेगा, तो 90%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच बिलो स्टेटेड स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिजर्वायर ऑफ हीट, तो हीट का जो रिजर्वायर होता है उसके बारे में कौन सा नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है। तो हीट का जो रिजर्वायर होता है, जिसको हम लोग हायर टेम्परेचर पे जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो लोअर टेम्परेचर पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में कहीं हीट इंजन होता है, ठीक है। तो ये जो सोर्स और सिंक है, जो रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर में से अगर हम लोग हीट आउट करते हैं, हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, या हीट इसमें इनपुट कराते हैं, हीट इन कराते हैं, तो इसके टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम बना रहता है, ठीक है। तो इट हैज ए वेरिएबल टेम्परेचर, नहीं, गलत हो गया। द हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल, इसके बारे में सोचते हैं अभी। द हीट हैज फाइनाइट हीट कैपेसिटी, नहीं। ये जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है, टीईआर जो होता है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो होता है, वो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का होता है, एक तरह से ओशियन जैसा होता है, समुद्र जैसा होता है, उसमें से अगर थोड़ा सा हीट निकाल भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इट हैज फाइनाइट हीट कैपेसिटी, नहीं, ये भी क्या है, गलत है। देयर एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर, एक तरफ तो पूछ भी रहा है हमसे कि क्या सही है अबाउट रिजर्वायर के बारे में, ठीक है, और एक तरफ कह रहा है कि ये होता ही नहीं है, मतलब यही बात हो गई कि पूछ रहा है कि भगवान का क्या गुण है, और सीधे उसमें ऑप्शन दे दे रहा है कि भगवान होते ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। अगर इसको चेक कर ले, तो जो हीट, जो थोड़ा सा जो हीट निकलता है, उससे जो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ओशियन से हम लोग एक गिलास, एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकाल ले, तो उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रोज रोज हम एक एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि वो क्या है, कांस्टेंट प्रोसेसिंग हो रहा है, एक तरह से कोई भी उसमें चेंज नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वासी स्टेटिक। क्वासी स्टेटिक प्रोसेस ही क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। एक तरह से क्वासी स्टेटिक प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं। तो द हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल, तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से या तो हीट आउट हो रहा हो या थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में हीट इन हो रहा हो, ये प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ध्यान रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। A heat engine working between the source at 200 degrees Celsius and reject heat at 25 degrees Celsius receive 5 किलोवाट of heat, 5 किलोवाट हीट को रिसीव कर रहा है,
वर्क डन फॉर दिस इंजन इज इक्वल टू जीरो, और वर्क डन जीरो, यानी कि वर्क क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। डज दिस सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी ऑफ क्लासियस, ठीक है, चेक करते हैं कि क्या यह क्लासियस की इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। क्लासियस की इनइक्वलिटी होती क्या है पहले, तो क्लासियस क्या कहता है, क्लासियस इनइक्वलिटी कि इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी, मतलब कि चेंज इन हीट अपॉन टी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वल टू होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लेस देन होता है। तो अगर डी क्यू बाई टी हम निकाले, उसका समेशन निकाले, इंटीग्रेशन ऐसे निकाले, अगर वो जीरो से कम आता है तो सेटिस्फाई करेगा, अगर जीरो से ज्यादा आ जाता है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए देखते हैं कि एक हीट इंजन है ना, क्या है, हीट इंजन है, वो रिसीव कर रहा है हीट को, रिसीव कर रहा है, कितना रिसीव कर रहा है, 5 किलोवाट, 5 किलोवाट को हीट को रिसीव कर रहा है, और वर्क डन जीरो कर रहा है, यानी कि सारा का सारा हीट क्या कर रहा है, फिर रिजेक्ट भी कर दे रहा है, यानी कि 5 किलोवाट रिसीव कर रहा है और 5 किलोवाट ही क्या कर दे रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिजेक्ट कर रहा है वो कितना डिग्री तापमान पे कर रहा है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे। और जो ले रहा था वो कहाँ से ले रहा था, कितना डिग्री सेल्सियस से ले रहा था, तो 200 डिग्री सेल्सियस से, कितना से, 200 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं क्लासियस इनइक्वलिटी, तो Q इन बाई टी हायर प्लस Q आउट बाई टी लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे Q इन कितना हो रहा है, तो Q इन हो रहा है 5000, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 5000, ठीक है। बटा में हायर टेम्परेचर कितना है, 200, तो 200 में से 273 ऐड भी करेंगे, ठीक है, 273 ऐड भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 473, ठीक है। और प्लस है, लेकिन क्यू आउट को हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं ना, क्यू सिस्टम से बाहर जा रहा है यानी माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी कितना है, 5000, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 25 जोड़ देंगे 273 में, तो कितना हो जाएगा, 298, कितना हो जाएगा, 298। अब ध्यान से देखिए, ये उसी क्वांटिटी को हम ज्यादा से भाग दे रहे हैं, और ये उसी क्वांटिटी को हम कम से भाग दे रहे हैं, तो ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी, कम आएगी, है ना। तो कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगी, कोई कोई भी चीज आएगी क्या आएगी, माइनस में आएगी, यानी कि क्लासियस इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। अगर इसको रफ काट के भी देखना चाहें आप लोग तो कितना हो जाएगा, 5000 बट्टा में इसको लगभग हम लोग 500 मान लेते हैं, ठीक है, माइनस 5000 बट्टा में इसको हम लोग 300, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो निकालना नहीं है, बस हम लोग को नियर अबाउट पता करना है। तो ये कट गया, 5 से ये कितना बार में कट रहा है, 10 बार में कट रहा है, ये कट गया, और 3 से ये लगभग कितना बार में कटेगा, 17×51, लगभग 17 बार में कट जाएगा, है ना। तो 10 माइनस 17 कितना हो जाएगा, -7, यानी कि क्लासियस इनइक्वलिटी क्या कहता है कि जीरो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, यानी कि क्लासियस इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, if the heat reject from the system is zero, if the heat reject from the system is zero, सिस्टम से जो हीट बाहर आ रहा है वो क्या है, जीरो है, then which of the following statement will hold true, will hold true if the heat reject from the system is zero, when net work is equal to heat absorbed work efficiency is 100%। ये क्या कह रहा है कि ये पूरा का पूरा हीट इनपुट लिया, कोई इंजन के बारे में बात कर रहा है, ये हीट इंजन हो गई, वो क्यू आउटपुट क्या कर रहा है, जीरो दे रहा है, यानी कि पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा होगा, है ना, वर्क किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इन के बराबर हो जाएगा। तो पहला कह रहा है कि ये तब हो सकता है जब नेट वर्क इज इक्वल टू हीट ऑब्जॉर्ब, नेट वर्क इज इक्वल टू हीट ऑब्जॉर्ब, यानी कि जो काम हो रहा हो, जितना हीट ऑब्जॉर्ब किया उतना काम कर दे, तभी ना क्यू आउट सिस्टम से जो हो गया वो जीरो होगा, तो ये बात सही कह रहा है ना। दूसरा देखते हैं, हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम ओनली वन रिजर्वायर, है ना, हीट इज एक्सचेंज
फ्रॉम हीट रिजर्वायर ओनली, मतलब वन हीट रिजर्वायर ओनली। तो कहने का मतलब सही बात है, इसका काम ही क्या है, जब यहाँ पे रिजेक्ट हो ही नहीं रहा है तो इसका काम क्या है, इसका मतलब कि जो हीट हो रहा है वो केवल एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्शन हो रहा है। ये भी बात क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, इट वायलेट केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। यही तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जो कि एक ही थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट को इनपुट ले और सेम अमाउंट ऑफ वर्क करके दे दे, यानी कि ये भी बात सही है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी करेक्ट, मतलब ऊपर के जितने भी ऑप्शन है वो क्या है, सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और अगर एक और ऑप्शन बना देता कि ये इट वायलेट केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ठीक है ये भी है, और एक और ऑप्शन बना देता कि ये पीएमएम2 है, तो वो भी सही हो जाता। अगर कहीं लिख देता कि ये जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है वो पीएमएम2 है, तो वो भी सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Clausius statement and Kelvin Planck statement are Clausius statement and Kelvin Planck statement are Kelvin Planck statement और Clausius statement ये हीट इंजन के बारे में बताता है, ये हीट पंप के बारे में बताता है। हीट इंजन और हीट पंप एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, इनवर्स है ना, इनवर्स है ना, मतलब एक तरह से क्या है, रिलेटेड है, यानी कि दोनों के दोनों वो जो है स्टेटमेंट क्या है, पैरेलल है। अगर कोई भी चीज केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट को, कोई भी स्टेटमेंट केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट को वायलेट करता है तो ऑटोमेटिक है कि क्लासियस स्टेटमेंट को भी क्या कर देगा, गलत साबित कर देगा। ठीक है, यानी कोई भी स्टेटमेंट केल्विन प्लांक के हिसाब से अगर गलत है तो वो क्लासियस स्टेटमेंट के हिसाब से भी गलत है। कोई अगर क्लासियस के हिसाब से गलत है तो वो केल्विन प्लांक के हिसाब से भी गलत है। यानी कि दो, ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट दोनों क्या है, पैरेलल स्टेटमेंट है, दोनों क्या है, पैरेलल स्टेटमेंट है। ठीक है, नॉट कनेक्टेड नहीं, ऐसा नहीं है, ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वायलेशन ऑफ वन डज नॉट वायलेट अदर, नहीं ये भी गलत है। वायलेशन ऑफ वन वायलेट्स अदर, मतलब एक का वायलेशन करेगा तो दूसरे को भी वायलेट कर देगा, यानी कि ये क्या है, पैरेलल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको या तो याद कर लें या समझ लें। ठीक है, पैरेलल स्टेटमेंट है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट दोनों सेकेंड लॉ के ही स्टेटमेंट है। तो एक तरह से इसको ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट तो ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, दो ऑप्शन बचा, तो ये वाला क्या है, पैरेलल स्टेटमेंट वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। It is impossible for any device that operate on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce net amount of work according to। ये एकदम सेम अभी अभी जिसको हम लोग चर्चा किए हैं, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। क्या कहता है कि एक ही थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट का इंटेक्शन करे और उतना ही मात्रा में वर्क आउटपुट दे दे बिना हीट रिजेक्ट किए, बिना हीट रिजेक्ट किए। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A Carnot engine operates between temperature T1 and T2. If there is an increase in source temperature by T and a decrease in sink temperature by T, how is the efficiency in both cases is related। ठीक है, हम लोग आई थिंक इस सेशन का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन किए थे उसमें लगभग ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था कि किसको बढ़ाने से या क्या करने से उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हायर टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाए थे तो इफिशियंसी 2% के आसपास इंक्रीज हो रही थी। वही लोअर टेम्परेचर को अगर हम लोग घटाए थे तो इफिशियंसी कितनी इंक्रीज हो जा रही थी, लगभग 8% के आसपास इंक्रीज हो जा रही थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे थे, लोग एक 1000 लिए थे हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर 200 लिए थे लोग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व किए थे। तो हायर टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहे थे सेम अमाउंट से तो सिर्फ 2% एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, लोअर टेम्परेचर को सेम अमाउंट से डिक्रीज कर रहे थे तो ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा इफिशियंसी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर मतलब कि हायर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जा रहा है बाई टी, यानी कि सेम अमाउंट जो हम लोग कितना किए थे 100 से बढ़ाए थे, है ना, कितना से बढ़ाए थे, 100 से बढ़ाए थे, बाई टी
एंड डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर, और सिंक टेम्परेचर को क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए बाई टी, मतलब सेम अमाउंट में, हम लोग सेम अमाउंट में 100 को क्या करिए थे, घटाए थे, ठीक है। तो इस केस में इफिशियंसी का रिलेशन क्या होगा, तो जो इफिशियंसी लोअर वाली इफिशियंसी आ रही थी, यानी कि जो N2 आ रहा था वो क्या था, ज्यादा था N1 से, ठीक है। यानी कि हायर वाले को बढ़ा रहे थे, वो थोड़ा इससे कम था, यानी कि लोअर वाले को घटाने की अपेक्षा वो क्या था, कम था, यानी कि N2 बड़ा होगा N1 से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, N2 बड़ा होगा N1 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following which of the below stated are property of a PMM2। PMM2 क्या है, सिंगल रिजर्वायर से इंटरेक्ट करता है और जितना हीट इनपुट लेता है उतना ही वर्क करके दे देता है, ये है PMM2, ठीक है, ये है PMM2। तो इससे रिगार्डिंग देखते हैं, वेन नेटवर्क इज इक्वल टू हीट ऑब्जर्व, नेटवर्क जो है वो हीट ऑब्जर्व के इक्वल है, एंड वर्क इफिशियंसी इज 100%, मतलब ये नेटवर्क अगर हीट ऑब्जर्व के इक्वल है तो ऑटोमेटिक 100% इफिशियंसी हो जाएगी। तो यही PMM2 का भी मकसद था कि हम हीट इनपुट लें और उसको पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दें, तो ये बात सही है PMM2 के हिसाब से, ठीक है, PMM2 के हिसाब से सही है। हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हीट रिजर्वायर, सही बात है, एक ही हीट रिजर्वायर से तो हीट का इंस्ट्रक्शन करता है, तो ये भी क्या है, सही है। इट वायलेट केल्विन प्लैंक, बिल्कुल, PMM2 किसको वायलेशन करता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को PMM2 वायलेट करता है, ठीक है, तो ये भी सही है। इट इज ए हाइपोथेटिकल, सही बात है, PMM2 क्या है, कोई रियल मशीन नहीं है, सिर्फ एक सोच है, बैठे बैठे सोच रहा था कि ऐसा करते हैं तो PMM1 बना दिया, फिर ऐसे करते हैं तो PMM2 बना दिया, है ना। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल मशीन है। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शन क्या है, सही है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। PMM का जो कहानी था वो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किए थे, चर्चा किए थे कि कैसे PMM1 सोचा, फिर PMM2 हो गया, फिर PMM3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पंप हैंडलिंग ए लिक्विड राइजेज इट्स प्रेशर फ्रॉम 1 बार टू 30 बार, यानी कि इसका P1 कितना है, 1 बार है, ठीक है, और P2 कितना है, 30 बार है। एक पंप है, पंप क्या करता है, फ्लूइड को उसको प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है, कंप्रेस करता है, अगर वो कंप्रेसर है, तो अगर पंप करता है तो उसके फ्लूइड को क्या करता है, लिफ्ट कर देता है, उसके प्रेशर को बढ़ा देता है, अगर लिक्विड है तो उसको लिफ्ट करके उसके प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो व्हाट इज द आइसेंट्रोपिक स्पेसिफिक वर्क डन बाय द पंप इन किलो जूल पर केजी, ठीक है। वर्क डन पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, VDP, ठीक है। पंप है, ठीक है, पंप के केस में वॉल्यूम तो डिस्प्लेस मतलब को ज्यादा या कम होगा नहीं, है ना, तो केवल क्या हो सकता है, मतलब ये प्रेशर ही इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, तो इसमें क्या होता है कि VDP होता है, क्या होता है, VDP, वर्क डन क्या होता है, VDP, तो वर्क डन हो जाएगा V, और DP का मतलब हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है। तो VDP भी, अब भी हमको नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन भी जो होता है, ये जो ये क्या दिया है, रो दिया है, क्या दिया है, डेंसिटी दिया है, रो, हम लोग जानते हैं कि मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, रो होता है, और ये वॉल्यूम स्पेसिफिक हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक मतलब पर केजी, तो भी को अगर हम लोग पर केजी ले लेंगे, यानी कि एक तरह से स्मॉल भी ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू रो हो जाता है, ठीक है, 1/v इक्वल टू एक तरह से रो हो जाता है जब ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब एक तरह से इसके बट्टा में ऑलरेडी m है, तो ध्यान से देखो V/m क्या हो जाएगा, यहाँ पे V/m 1/रो हो जाएगा, m/v रो है तो V/m क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा 1/रो इंटू P2 माइनस P1, P2 कितना है 30 माइनस 1 बट्टा में रो कितना है 990, अब ये बार में है, ठीक है, ये क्या है, बार में है, बार का मतलब होता है 10 के पावर 5 पास्कल, कितना हो जाता है, 10 के पावर 5 पास्कल, तो ये बार को अगर हटाते हैं तो कितना हो जाता है, 10 के पावर 5 पास्कल, तो यहाँ पे 10 के पावर 5 आ जाएगा।
ये हो जाएगा 29 गुने 10⁵ बट्टा में 990। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि किस में पूछ रहा है, किलो जूल में। तो इसमें से और दो 3 को हटा दो तो कितना हो जाएगा 29, 2 जीरो को रख के बाकी 3 को किलो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 990। अब इससे डिवाइड कर देते हैं, ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना, ऑप्शन क्या है बहुत दूर दूर है, तो इसको हम 1000 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 990 किसके बराबर है, एक तरह से 1000 के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 10 को यहाँ से करेंगे तो 2.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर 2000 एंड टी केल्विन एंड 5 केल्विन 500 Kelvin respectively. What is the intermediate temperature if the efficiency of the both the cycle is same? ठीक है, सेम एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग बनाए थे कि पहले वो T1 टेम्परेचर पे था, फिर उसके बाद जो पहला इंजन था वो T2 टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट कर रहा था, और फिर ये T2 से वो दूसरा जो इंजन था वो T2 से लेकर और T3 पे रिजेक्ट कर रहा था। ठीक है, और इस दौरान ये वर्क कर रहा था W2, ये कर रहा था W1। ठीक है, ऐसे था। तो इस केस में हम लोग दो केस देखे थे कि जब W1 इक्वल टू W2 हो तब क्या हो, और इफिशियंसी इक्वल टू इफिशियंसी हो तब क्या हो। तो W1 और W2 जब हो रहा था तो उस समय इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो था वो था T1 प्लस T3/2, यही था। और जब इफिशियंसी इक्वल टू इफिशियंसी हो रहा था तो उस समय जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर था वो था √T1 इंटू T3। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इफिशियंसी सेम है तो कौन सा लग जाएगा, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें T1 कितना है 2000 और ये कितना है 500, 2 जीरो और 2 जीरो के बदले में 2 जीरो बाहर आ जाएगा, और 20 बचे 100, 100 के बदले में 10 बाहर आ जाएगा, तो ये इतना केल्विन इसका हो जाएगा, 1000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख। द हीट फॉलो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विथ एड ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स, द स्टेटमेंट इज। क्लासियस है ना, क्लासियस ही तो स्टेटमेंट हीट पंप के बारे में बात करता है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे हीट को ट्रांसफर तभी होगा, मतलब जब उसमें हम लोग कुछ एक्सटर्नल वर्क करेंगे, यानी कि कुछ उस इंजन पे हम लोग कुछ उस पंप पे हम लोग वर्क करेंगे, हीट पंप पे वर्क देंगे तो वो क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर से हीट को उठा के हायर टेम्परेचर पे फेंक देगा। ठीक है, ये कौन बोलता है, क्लासियस। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। Which relation is clearly depict the absolute thermodynamic temperature scale? Absolute thermodynamic temperature scale, तो ये सिंपल है, ये क्या है Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2। ये एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल के लिए यानी केल्विन स्केल के लिए ये Q जो होता है T के बराबर हो जाता है, यानी कि Q1 बराबर होगा T1 के, Q2 बराबर होगा T2 के, Q1 बराबर T1 के, Q2 T2 के, यानी कि ये सही है। और भी चेक कर लेते हैं, ये तो उल्टा कर दिया, Q1 बराबर Q2, Q2 Q2 बोथ, Q1 by Q2 इक्वल टू T1 by T2 एंड Q2 by Q1 इक्वल टू T2 by T1 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, T2 by T1 होना चाहिए था, यानी कि ये गलत है, ये भी गलत है, केवल ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए हीट इंजन परफॉर्म ए वर्क ऑफ 100 किलो जूल पर साइकिल। एक साइकिल में कितना वर्क वो कर रहा है, 100 किलो जूल पर साइकिल, यानी कि इसका वर्क है 100 किलो जूल पर साइकिल। द इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज 50%, इफिशियंसी कितनी है 50%। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, तो सिंपल है कि अगर इफिशियंसी इसकी 50% है तो जितना वर्क कर रहा है उतना ही हीट रिजेक्ट भी कर रहा होगा, है ना, यानी कि 200 हीट ले रहा होगा, 200 किलो जूल ले रहा होगा,
उसका 50% 100, यानी कि 100 काम कर रहा है तो 100 रिजेक्ट भी कर रहा होगा। तो कितना रिजेक्ट कर रहा होगा? 100। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर ए गिवन टेम्परेचर T1, as the difference between T1 and T2 increases, the COP of the Carnot heat pump। ध्यान से देखिए, हाँ कह रहा है कि कोई भी टेम्परेचर दिया है T1, मान लेते हैं हायर टेम्परेचर है, और इसको एक पल के लिए मान लेते हैं कि हीट इंजन है। ठीक है, हीट इंजन है। और ये है T2 लोअर टेम्परेचर, और कह रहा है कि इसके डिफरेंस को हम लोग बढ़ाते हैं, यानी कि T1 और T2 के डिफरेंस को हम लोग बढ़ाते हैं। तो 1 माइनस क्या होता है? T2 अपॉन T1, यानी कि T लोअर अपॉन T हायर। अगर इसके डिफरेंस को बढ़ाते हैं, मान लेते हैं पहले 1000 और 200 था। ठीक है, तो 1000 और 200 था तो इफिशियंसी कितनी आएगी? 0.8 आएगी, यानी कि 80% आ रहा था। ठीक है, अब अगर इसके डिफरेंस को बढ़ाते हैं, यानी कि इसको 1000 कर देते हैं, इसको मतलब डिफरेंस को बढ़ाना मतलब कि पहले से ज्यादा करना। अभी डिफरेंस 800 का है तो डिफरेंस इसको 1000 कर देते हैं कुछ ऐसे, या 900 कर देते हैं। तो नीचे वाले को एक तरह से 100 कर देते हैं और ऊपर वाले को 1000 ही रहने देते हैं। तो हम लोग शुरू शुरू में क्वेश्चन किए थे उस समय, अब इफिशियंसी इसकी कितनी आ जाएगी? अगर हम लोग यहाँ पे 100 बट्टा में 1000 कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी? 90% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 90% आ जाएगी। यानी कि इफिशियंसी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। कब? हीट इंजन होता तब। हीट इंजन होता तो ये काम अच्छा था। हीट इंजन होता तो T1 और T2 के बीच के डिफरेंस को हम लोग जितना बढ़ाते उतनी उसकी इफिशियंसी क्या होती? बढ़ती। लेकिन ये क्या पूछ रहा है हमसे? हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप। तो हीट पंप सीधे उल्टा होता है। सीधे हीट पंप की सीओपी जो होती है वो 1 अपॉन इफिशियंसी के बराबर होती है। सीओपी ऑफ हीट पंप जो होती है 1 अपॉन इफिशियंसी के बराबर होती है। तो इफिशियंसी जब बढ़ेगा, इफिशियंसी जब बढ़ेगा तो सीओपी क्या होगा? घटेगा। इफिशियंसी जब बढ़ेगा तो सीओपी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इसकी सीओपी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following equation is true for work required by heat pump? हीट पंप द्वारा वर्क रिक्वायर्ड के लिए कौन सा सही है? W रिवर्सिबल, W इरिवर्सिबल। ठीक है, तो हीट पंप जो है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, यानी कि वर्क ले रहा है। तो अगर रिवर्सिबल होता तो वर्क कम लेता, वर्क कम लेता। अगर इरिवर्सिबल है तो वर्क क्या लेगा? ज्यादा लेगा। अगर यही हीट इंजन के बारे में बात हो रही होती, हीट इंजन के बारे में, तो रिवर्सिबल होता तो वर्क ज्यादा देता, है ना, वर्क ज्यादा देता। और अगर इरिवर्सिबल होता, है ना, अगर इरिवर्सिबल होता तो वर्क कम देता, है ना, वर्क कम देता। ठीक है, अगर यहाँ पे रिवर्सिबल होता तो वर्क कम लेता, है ना, हीट पंप के बारे में। अगर इरिवर्सिबल होता तो वर्क ज्यादा लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्क इनपुट करा रहे हैं ना, तो रिवर्सिबल वर्क इनपुट क्या होगा? लेस होगा इरिवर्सिबल वर्क इनपुट से, यानी कि इरिवर्सिबली उसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, तो हीट पंप के लिए इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा होगा रिवर्सिबल से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर ये लेक्चर पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको कमेंट करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।